नमस्कार, मेरा नाम मंटू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएलएस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। जो भी इसमें प्रश्न बताया जा रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। और यदि इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, कुछ नोट्स आपको सभी मिल जाएगी और बोर्ड के द्वारा क्या न्यूज़ निकल के आती है वो सभी भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको चैप्टर वाइज, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सब चीज़ आपको एक साथ करा दी जा रही है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि आप सभी हम पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसी तरह विश्वास बनाए रखिए। हम आपको विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आपकी जो विश्वास है उसको हम बरकरार रखेंगे। चलिए आइए बात करते हैं आज के सबसे पहले नंबर चैप्टर की, क्योंकि हमने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है उसके कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो यदि ऑब्जेक्टिव का नहीं देखें तो अभी जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम कोशिश करेंगे दे देने के लिए, या इस चैनल से आप ढूंढ करके देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि महान जो लोग होते हैं, महान लोग, ठीक है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, है ना। जो महान लोग होते हैं वह संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो आइए, यदि ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसका उत्तर आप क्या दीजिएगा, उसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए। थोड़ी सी इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा अगर कलर चेंज नहीं रहेगा तो, ठीक है। ब्लैक ही ले लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। चलिए, तो बताया जा रहा है कि महान लोग अपने को अज्ञानी, देखिए जो महान लोग होते हैं ना वो अपने को अज्ञानी समझते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ये है वो है, कुछ नहीं कहते हैं। और जो विद्वान नहीं होता है, जो बड़ा ज्ञानी नहीं होता है ना, वही कहते फिरता है कि हमारे पास बहुत मतलब ज्ञान है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो ऐसे जो लोग कहते हैं ना, तो उन्हें समझ जाइए कि उनके पास कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम अज्ञानी हैं, वह समझिए कि वो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, तो वही लोग महान होते हैं। तो बताया जा रहा है कि महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वानों को ज्ञानी समझ करके, और अन्य जो विद्वान होते हैं उन्हें वो ज्ञानी समझते हैं और अपने आप को वो अज्ञानी कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं। और आगे बताया जा रहा है कि वह समझ करके संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। और यही कारण है कि वह संसार रूपी सागर से जो है वह पार कर जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़ करके उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं, यानी कि उस दिव्य श्रेष्ठ ब्रह्मा को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप इसे आसानी से समझ करके लिख दीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि अपने शब्दों में इसका उत्तर देने के लिए, क्योंकि अपने शब्द में जब उत्तर दीजिएगा तो जो कॉपी चेक करते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका नंबर एक भी नंबर नहीं काटेंगे। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। सब चीज़ आपको हम बता रहे हैं, आपको परेशानी किसी भी तरह की नहीं होगी। ओके, तो हमारा वीडियो देखते रहिए, जो भी वीडियो आती है देखते रहिए। आपको हम ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट पे कराने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, आपका स्कोर भी दिखाई देगा कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर कितने समय में और कितने % आपका रिजल्ट बना हुआ है। और इस तरह से तैयारी करते रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और हमारी कोशिश यही है कि सभी बच्चे का जो है नंबर जो है वो बहुत ही बेटर है, बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त जो है वो नंबर है, क्योंकि इस प्रकार से हम तैयारी आपको करा रहे हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। देखिए मंगलम जो पाठ है ना, मंगलम पाठ पहला जो पाठ है आपका संस्कृत का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में जो है आपको उसके बारे में बता देना है कि मंगलम पाठ में क्या कहा जा रहा है। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। यानी कि जो ये प्रश्न है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, इसी प्रश्न को कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको जो भी प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में घुमा करके वो सभी प्रश्न भी लिख देते हैं, जिससे कि दिक्कत आपको ना हो, है ना। चलिए तो आइए जानते हैं कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य
में जो परिचय देना है उसे आप कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इस पाठ में यानी कि मंगलम पाठ में 4 मंत्र क्रमशः, यानी कि इसमें 4 मंत्र है, वह कौन कौन से है, तो ईशावास्य, कट, मुंडक तथा श्वेतास्तर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथों या ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ठीक है, तो ये बात आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो ये याद करके रखिएगा कि अगर ये दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे तो आपको यही जवाब देनी है ना। तो चलिए, ये जो आपका पाठ था, मंगलम पाठ जो था, इसमें आपको जो है वह 2 क्वेश्चन ही है और यही 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर नहीं पूछा जाना है, नहीं पूछा जा सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वह प्रश्न की ओर कि नेक्स्ट प्रश्न हम सभी का क्या है और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अब चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बस हम सभी का यही 2 प्रश्न था और यही इसी 2 प्रश्न से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 2 प्रश्न आप याद करके रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पाटलिपुत्र वैभव के पाठ पे। तो चलिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लिए हम लोग उस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे एक बार हम क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का चैप्टर ओपन होकर के आ जाएगा। इसी तरह आपके ऐप में ओपन होगा, आप अपने मोबाइल में अगर डाउनलोड इसे कर लीजिएगा तो ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए, तो इसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है उसे जानते हैं हम लोग। और इसमें बहुत सारा प्रश्न है, इसमें लगभग 11 शायद प्रश्न होंगे, लगभग 11 प्रश्न होंगे। हाँ देखिए, 11 प्रश्न है इसमें और काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार जो है चैप्टर भी है। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं पाटलिपुत्र वैभव के सबसे पहले नंबर प्रश्न की कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और उसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न यही कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने, जो दामोदर गुप्त हैं, उन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखा है। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा हुआ है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, दामोदर गुप्त नामक कवि ने स्वलिखित, स्वलिखित का मतलब होता है कि अपने आप यानी कि खुद से, कुटनिम तरणी काव्य में पटना के संबंध में लिखा है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बन रही है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि दामोदर गुप्त जो है वह किस काव्य में पटना के संबंध में लिखा हुआ है। तो आपको बताना होगा कि कुटनिम तरणी, ठीक है, इस काव्य में उन्होंने बताया है, यानी कि उस संबंध में लिखा है, पटना के बारे में उन्होंने बताया है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी, यानी कि आगे, अग्रणी का मतलब होता है आगे, यानी कि जो प्राचीन भारतीय नगर है उसमें आगे पटना गंगा के किनारे बसी हुई विचित्र महानगर है। कौन सा महानगर है, तो एक विचित्र महानगर है। पृथ्वी का तिलक विद्वानों की इस निवास स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। यानी कि जो दामोदर गुप्त है वह पटना के बारे में, पटना के संबंध में बहुत ही अच्छी बात कही है ना, जिससे आपको पता चल गई। तो यही बात आपको लिख देनी है कि दामोदर गुप्त जो है वह पटना के संबंध में क्या लिखा हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न समझिए क्या कह रहा है, प्रश्न समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न यही कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में, जो प्राचीन ग्रंथ है उन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए, पटना में गुप्त वंश के शासन काल में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव शरद काल में मनाया जाता था। कैमुदी महोत्सव में सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे एवं आनंदमय हो जाया करते थे। यानी कि प्राचीन ग्रंथों में जो है वह कौन कौन से उनके नाम मिलते हैं, मतलब कि क्या होता था प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पटना के बारे में। अब यहाँ पे नाम का मतलब कि ये नहीं हो गया कि क्या क्या मिलता था वहाँ पे, मतलब कौन कौन सा नाम, यहाँ पे नाम नहीं पूछा जा रहा। देखिए अब नाम जो होते हैं ना, किसी का नाम और उसका नाम, जैसे आपका नाम हो रहा है तो नाम होने का मतलब क्या होता है कि किसी का नाम वहाँ पे रखना थोड़ी ना है, आपके बारे में, यानी कि आपको अच्छा कहा जा रहा है। तो यही देखिए पूछा जा रहा है, इसका मकसद यही है कि प्राचीन ग्रंथों में, जो प्राचीन ग्रंथ है वह पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, मतलब कि क्या क्या हुआ था पटना के बारे में ये प्राचीन ग्रंथों के अनुसार। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देखिए बताया जा रहा है कि पटना में गुप्त वंश के शासनकाल में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव शरद काल में मनाया जाता था और कैमुदी महोत्सव जो है वह सभी लोग
कैमुदी महोत्सव में सभी लोग उत्साहपूर्वक मतलब कि बहुत उमंग के साथ भाग लेते थे और वो आनंदमय हो जाते थे, बहुत ही खुश हो जाते थे, उसी में क्या होते हैं विलीन हो जाते थे, एकदम आनंद के समान हो जाते थे। ठीक है, उन्हें बहुत ही मज़ा आता था। ओके, आइए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। अब देखिए इस चैप्टर में जो भी होगा, यानी कि संस्कृत का जो ये है चैप्टर है, संस्कृत जो है वो आपको थोड़ी सी हट के लगती होगी, है ना। तो ये हट के लगती है, लेकिन इसे आप अच्छे से समझिएगा तो दिक्कत आपको नहीं होगी। समझिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। देखिए, तो पटना में गुप्त वंश के शासन काल में कैमुदी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। अब कब मनाया जाता था आपको यहाँ पे पता चल गया कि गुप्त शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। और यही जो होती है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी बन जाती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो हम आपको करा ही रहे हैं। चलिए आगे बताया जा रहा है, उस अवसर पर सभी लोग आनंदमग्न रहते थे, यानी कि आनंद में रह जाते थे, मतलब बहुत उत्साहपूर्वक वहाँ पे भाग लेते थे। और यह आजकल जो है वह दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसे ही समारोह देखे जाते हैं। और दुर्गा पूजा में जिस प्रकार से समारोह होता है उसी प्रकार से वह समारोह वहाँ पे भी देखा जाता है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया गया कि जो दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में जिस तरह से धूम धमाका होती है, सब लोग एक समान हो जाते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी हुआ करता था। ठीक है, कैमुदीन महोत्सव में। ओके, चलिए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है बहुत छोटा छोटा प्रश्न इसमें पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। जो राजशेखर वह पटना के संबंध में क्या लिखा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि कवि राजशेखर ने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथों में सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि यहाँ वर्षों पर पारिणी, पिंडल, वाणी, बरूची तथा तजली आदि ने महान योगदान देकर ख्याति को प्राप्त किया है। तो इस बारे में आप लिख दीजिएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो उन्होंने यही लिखा हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। ठीक है, क्या प्रश्न है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पटना में गांधी सेतु नामक पुल, जो एशिया का सबसे लंबा पुल है, जो एशिया महादेश है उससे सबसे लंबा जो पुल है, इसके लिए संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ठीक है, तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल है जिन्हें या जिसे देखने के ख्याल से विदेशी सदैव आते हैं। यहाँ पे प्रश्न यही था कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम करिए, मतलब कि पटना में कौन कौन से मुख्य स्थल है उसके बारे में बताया जा रहा था कि यहाँ पे मुख्य जो स्थल है वो कौन कौन से। तो मुख्य स्थल आप देख लिए कि यहाँ पे सबसे लंबा क्या है, पुल है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, गुरुद्वारा है। ये सब के बारे में उन्होंने मतलब कि ये सब के बारे में देखने के लिए या ये सब चीज़ देखने के लिए विदेशी जो भी यहाँ पे सदैव आया करते थे, है ना। तो यही चीज़ वहाँ पे प्रसिद्ध है या यहाँ पे नामोल्लेख कर देना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। अब पटना जो है वह कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। वैसे तो बहुत सारे विदेशी यात्री आए, लेकिन कुछ ऐसे विदेशी यात्री थे जो यहाँ पे बहुत कुछ करके गए, अपना नाम छोड़ कर गए। नाम छोड़ने का मतलब हो गया कि अपना नाम यहाँ पे करके गए, नाम कमा करके गए। उनमें से कौन कौन से तो विदेशी यात्री जो है वो मेगास्थनीज, हेनसांग तथा फयान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए तथा अपने स्मरण में यानी अपने यादगार में स्मरण में उन्होंने क्या किया, पटना का विचित्र जो है वो वर्णन कर दिए। ठीक है, तो यही थे वो
आपको जो आए थे और इनका नाम आप लिख दीजिएगा जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है देखिए, एक भी प्रश्न आपको हम नहीं छोड़ेंगे, टोटल का टोटल मतलब जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न आपको प्रत्येक चैप्टर का हम आपको बता देंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम आप बैठे तो ये ऐसा ना रहे कि आपके स्कूल कॉलेज बंद है, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो ऐसा ना हो कि आप किसी प्रश्न का जवाब ना दे पाए, मतलब कि पूरे के पूरे प्रश्न का उत्तर आपको हम बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने पटना के संबंध में क्या कहा था, तो आइए जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो देखिए भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव यानी कि पाटलिपुत्र जो ग्राम है ना, यह भविष्य में महानगर होगा। वह पहले कह चुके थे कि जो पाटलिपुत्र ग्राम था, क्योंकि बहुत पहले ये गांव होगा, गांव से ना बड़ा बड़ा होता है जो भी चीज़ होता है, तो पहले कह गए थे कि पाटलिपुत्र जो ग्राम है यानी कि जो गांव है वह भविष्य में यानी कि बहुत दिन बाद एक महानगर होगा, जो कि हुआ, और किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदा पीड़ित रहेगा। यह बात उन्होंने पहले कह के चली गई थी और आज ये लागू हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपसी झगड़ा भी होता है बहुत ज़्यादा, और आग लगी की भी समस्या बनी रहती है, और यहाँ पे बाढ़ की भय भी बनी रहती है। देखिए आपने पिछले वर्ष ही कितना हंगामा हुआ था पटना में, है ना, पाटलिपुत्र में कि बाढ़ आ गया था, तो ये चीज़ उन्होंने पहले ही बता करके चले गए थे, तो ये बात आप लिख दीजिएगा। चलिए एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। देखिए प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से जो नाम है वो मिलते हैं। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। देखिए पुष्पपुर, ठीक है। अब प्राचीन जो ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ के अनुसार जो पटना है वो कौन कौन से नाम मिलते हैं, मतलब उनमें कुछ अलग से प्रयोग किया गया था, तो उसका प्रयोग किया जाता पुष्पपुर या कुसुमपुर। दोनों का मतलब होता है कमल फूल के द्वारा ये इसे कहा जाता था, ठीक है। पुष्पपुर या कुसुमपुर इन्हें कहा जाता था, यही नाम मिलते हैं पुराने ग्रंथों के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। देखिए पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करना है, अथवा ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है दूसरे तरह से कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्य में करें। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब ये प्रश्न जो है वह 3 तरह से है, और 3 तरह में से कोई भी एक तरीका आपसे पूछा जा सकता है, या आपको ये तीनों तरीका आपकी बोर्ड एग्जाम में लिख दिया जाएगा। ये पूछा भी गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि पाटलिपुत्र प्राचीन से ही अपनी वैभव परिक्रमा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री ने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यानी कि परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से है आज तक जो है वह विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। इस संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य मिलते हैं, है ना। ये कह रहा है कि इसका संकलित जो रूप है वो आजकल संग्रहालय में क्या होता है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि देखने योग्य है, मतलब बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो पटना अगर आप जाते हैं कभी तो ज़रूर घूमिएगा, ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ओके। और चैनल पे पहली बार आए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने मन से इसे पढ़िए, समझिए, इसे अपने मन से पढ़िएगा। देखिए एक बार में नहीं आएगी पढ़ाई, ऐसी चीज़ है कि एक बार में थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, और हम पढ़ा रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए। ऐसा तो नहीं है हम जो पढ़ा रहे हैं उसको मतलब पूरे समझ में आ रही होगी, हमें पता है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। तो ऐप को ओपन कीजिए, कहीं पर भी बैठे रहिए और फटाफट जो है आप पढ़ते रहिए, ओके। चलिए आगे कुछ और प्रश्न है, 2 और प्रश्न है, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जीत हुई, वो कैसी थी। देखिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परिक्रमा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री ने अपने स्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट
संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी और अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि जो है प्राप्त हुई है। यानी कि देखिए अब आपको यहाँ पे पता चल गया हो, क्योंकि इसके पहले जो हमने उत्तर पढ़ा वो उसी उत्तर के यह छोटा रूप है। यानी कि उसमें से थोड़ा सा क्या किया गया है, थोड़ा सा उसमें से प्रश्न को काट करके मतलब उसमें से एक प्रश्न बना दिया गया है और वही पूछ दिया गया, तो उसका भी उत्तर यही होगा। यानी कि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपको क्या होगा, कहीं से भी प्रश्न आएगा, मतलब दूसरे तरह से भी प्रश्न आएगा, घुमा कर भी प्रश्न आएगा ना, तो जवाब दे दीजिएगा। इसका मतलब यही निकलता है ना। यानी कि जितने हम प्रश्न आपको बता देते हैं, अगर इतने ही प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो आगे से आपको किसी भी तरह की जो होगी वो दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। जो सिख संप्रदाय है वह उनके लिए जो ये जगह है पटना जो है, यानी कि जैसे पाटलिपुत्र हुआ करता था, पटना के नाम से विख्यात है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना क्यों जो है वह महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव पटना सिटी में जन्म लिए। जो गुरु अर्जुन देव है वो पटना सिटी में क्या किए, जन्म लिए। पटना सिटी में सभी सिख धर्म गुरु पधारे। 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जो जन्म जो है वह गुरुद्वारा भी यहीं पे है, इसलिए इस पवित्र स्थल का सिख संप्रदाय में बड़ा ही महत्व है। इसी के कारण जो यहाँ पे जन्म हुआ है, जन्म के कारण ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है ना। तो यह रही आपकी टोटल मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र वैभव पाठ के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे से सभी वीडियो को आप ज़रूर देखते रहिएगा। और इससे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। जब आप बताते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो हमें खुशी होती है। और ऐप को बाबू जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए जैसे कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, तो कुछ टिप्स भी आपको देते हैं, उस टिप्स को भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर अंक आ जाए, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की आपको दिक्कत हो, आप एग्जाम में बैठे तो सभी तरह के प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ सर पढ़ाए हुए थे और इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों के बाबू शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद था और यही मौका है आपको पढ़ने की, तो मौका को न गंवाएं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पिछले वीडियो आप कोई भी नहीं देखें तो सभी वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखिए और तैयारी मजे से कीजिए। ओके, थैंक यू।